आज के मैच के ऊपर बात करना ज़रूरी है। इसके साथ साथ एशिया कप के हवाले से बहुत सारी ख़बरें भी आ रही हैं सामने, कंट्रोवर्सीज़ भी इसको फॉलो कर रही हैं। तो इसके ऊपर आज तफसील से गुफ्तगू की जाएगी। आज के मैच के बारे में थोड़ी सी बात हो जाए। आज एशिया कप में बड़ा इंपॉर्टेंट मैच श्रीलंका और अफ़गानिस्तान के दरमियान खेला जा रहा है लाहौर के गद्दाफ़ी स्टेडियम में। और अब से कुछ देर पहले की जो सूरत हाल है वो ये है कि श्रीलंका ने अपनी बैटिंग मुकम्मल की और 291 का टोटल उन्होंने बोर्ड के ऊपर सेट किया 8 विकेटों के नुकसान पर। इसके अलावा टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला श्रीलंका की टीम ने किया। तो फैसला उनके लिए शुरू में तो ऐसा महसूस हुआ कि बेहतर फैसला है, लेकिन उसके बाद यह के बाद दीगरें उनकी विकटें जो हैं वो गिरती चली गई और फिर हमने देखा कि उनकी एक पार्टनरशिप लगी और बड़ा अच्छा एक टोटल जो है वो बोर्ड के ऊपर सेट किया। पथुम निसांका 41 रन बनाए उन्होंने, टॉप ऑर्डर बैट्समैन थे। उनके साथ जो है करुणा रत्ने उनका साथ दिया, 32 रन की पार्टनरशिप, 32 रन उन्होंने स्कोर किया। और ये जो स्टार्ट की पार्टनरशिप थी ये कंसोलिडेट कर रही थी, लेकिन उसके बाद गुलबदीन नाइब ने स्ट्राइक लिए और फिर उसके बाद बैक टू बैक उनकी विकटें गिरी हैं। कुशाल मेंडिस की आज बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही है और अपनी सेंचुरी तो मुकम्मल नहीं कर सके, अनफॉर्चुनेटली रन आउट हो गए। नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़े हुए थे विकेट कीपर बैटर और बड़ी शानदार उन्होंने इनिंग्स खेली। 84 गेंदों का सामना किया, 6 चौके लगाए और 3 छक्के लगाए, 109 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की उन्होंने। इसके अलावा डाउन ऑर्डर में हमने देखा श्रीलंका ने 36 रन स्कोर किए और यही वजह बनी कि 291 रन का जो टोटल है बोर्ड पे सेट किया। दो के विकेट जो है वो थोड़ा सा और ऐसा लग रहा था, महसूस हो रहा था कि अलाउ कर रही थी बैटर को कि वो खुलकर जो है वो बैटिंग करें, लेकिन इसमें अफ़गानिस्तान के जो बॉलर्स हैं उन्होंने आखिर में आके अच्छी बॉलिंग की है और श्रीलंका की जो बैक टू बैक विकेट्स जो है उन्होंने ली, जिसकी वजह से ये 300 का जो फिगर था उसको नहीं टच कर सके। बहरहाल इसी मैच के हवाले से आज हमारी गुफ्तगू होगी और साथ ही एशिया कप के हवाले से, जैसे मैंने आपसे कुछ देर पहले कहा कि मुख्तलिफ़ ख़बरें आ रही हैं। जो अब कोलंबो में मैचेस खेले जाने थे, ख़बर ये है कि उसके हवाले से जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है उन्होंने फ़ैसला ये किया है कि मैचेस का जो वेन्यू तब्दील होने की बात हो रही थी वो अब नहीं हो रही। और ये अचानक से जब ये ख़बर आई है तो बहुत ज़्यादा पैनिक हमें नज़र आ रहा है, ख़ास तौर पे पीसीबी की जानिब से जो है वो अपनी रिजर्वेशंस जो है वो शो की जा रही हैं। तो बहरहाल इसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे और साथ ही जो आने वाले मैचेस हैं उसके हवाले से क्या फोकास्ट है उसके ऊपर बात करेंगे। मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं, उन्हें वेलकम करूँगा और उसके बाद फिर ये गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। आमिर सरफराज साहब आज हमारे पहले मेहमान हैं और हमारे साथ ऑन एंड ऑफ प्रोग्राम्स में आपने देखते रहे हैं, पास्ट में भी जब हमने स्पेशल वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन की थी। आज एक दफ़ा फिर यहाँ मौजूद हैं, उनको मैं वेलकम करूँगा। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आमिर भाई प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। दूसरा हमारे मौजूद मेहमान जनाब अली रज़ा साहब, इससे पहले भी प्रोग्राम में शिरकत कर चुके हैं, आज एक दफ़ा फिर मौजूद हैं, क्रिकेट एनालिस्ट, उनको मैं वेलकम करूँगा। फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर ऑल्सो। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका अली भाई प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। तो जनाब गुफ्तगू का आगाज़ आमिर भाई आपके साथ, और पहले तो आज के मैच के हवाले से बात हो जाए। कहीं पे इंटरेस्ट डेवलप हुआ, क्योंकि महसूस ये हो रहा था कि बड़ा स्लो गेम, बड़ा स्लो पेस के ऊपर चल रहा था, पार्टनरशिप लग भी रही थी, सिंगल्स भी जा रहे थे। कहीं कोई बैटर, वो जो एक श्रीलंका में मुझे याद आ रहा था आज का मैच कि वो जब 96 का मौका था उस वक्त यही श्रीलंका की टीम थी और जिस पेस से वो रन करते थे उसकी वजह से बहुत मशहूर हुए, लेकिन आज कहीं वो दूर चली गई श्रीलंका की टीम। क्या कहेंगे इस हवाले से? आप जयसूर्या और कालू एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल, क्या एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप लगती थी टॉप ऑर्डर में? नो डाउट मैं समझता हूँ कि जयसूर्या और कालू विदारना ने जो एक तरह से काइंड ऑफ ट्रेंड सेटर थे जी, और पावर प्ले का जो सबसे बेहतरीन इस्तेमाल अगर किसी ने दुनिया में शुरू किया है तो उन्होंने किया है। बिल्कुल ठीक है। और आपकी जो ऑब्जर्वेशन है, आई वुड रियली अप्रिशिएट कि जी आपने उसको ऑब्जर्व किया कि वो जो चीज़ दुनिया में जो उन्होंने इंट्रोड्यूस कराई थी और आज सारी दुनिया उसको खेलती है। और ये समझ लें कि शायद वो मैं यहाँ तक शायद कह सकूँ कि वो अपने वक्त से आगे सोच के खेल रहे थे जी। आज T20 में आपको वही अप्रोच नजर आती है जो उन्होंने वनडे में 96 के अंदर सेट किया था, वो ट्रेंड सेट किया था, या जिस तरह से भी वो चीज़ों को लेके चले थे। तो अब वो जो एक स्पार्क है वो आपको श्रीलंका की टीम में वो कम नज़र आ रहा है। स्कोर तो काफ़ी मुनासिब कर दिया है इस वक्त। मैं समझता हूँ कि विकेट भी बहुत आसान नहीं है, लेकिन ये कि कुछ महसूस हुआ कि जिस तरह के कुछ शॉट्स लगाए गए हैं कि ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल अनप्लेबल हो और सारा सिलसिला हो। और लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अफ़गानिस्तान की टीम को बहुत मुश्किल होगी अगले राउंड में क्वालिफाई करने के लिए,
क्योंकि उनको ये रन्स 50 ओवर में नहीं, ये रन्स उनको 37.2 ओवर्स में करने हैं। अगर वो 37.2 ओवर्स में ये रन्स चेस करने में कामयाब होंगे तो ये आगे क्वालिफाई करेंगे अगले राउंड के अंदर, अदरवाइज उनका सफर यहीं तमाम हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अफगानिस्तान को, और ख्याल ये है कि अभी इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि अफगानिस्तान के लिए कम गेंदों के ऊपर ज़्यादा रन्स करना आसान होगा बनिस्बत इसके कि उनको ज़्यादा ओवर्स के लिए जो है स्पेस दिया जाए, क्योंकि उनका जो खेलने का तरीका है जिसके ऊपर हम पहले प्रोग्राम में बात कर चुके हैं वो ऐसा है कि वो T20 फॉर्मेट उनको ज़्यादा सूट करता है। तो अगर वो ये ऑब्जेक्टिव लेकर ग्राउंड में जाएंगे कि हमने T20 क्रिकेट खेलनी है तो शायद ये चेसेबल हो। जी, अब ये फरमाइए बॉलिंग के हवाले से, हाँ हम और आप जो है वो बॉलिंग के हवाले से बात कर रहे थे। अच्छा, बॉलिंग के लिए कोई ख़ास तो विकेट के अंदर कोई सपोर्ट नज़र नहीं आई, और ना शायद वो बॉलर हैं। मुझे ऐसा महसूस होता है कि जो स्लो मीडियम स्लो बॉलर से ज़्यादा और कोई है नहीं। एक राशिद खान है और बाकी वो मुजीबुर रहमान है, मेरे ख्याल में उन्होंने ही स्ट्राइक किया, और जो स्लो मीडियम उनका बॉलर है बाइसेप फ्लेक्स करता है, मेरे ख्याल में उसी के ज़्यादा विकेट्स हैं। तो फरमाइएगा बॉलिंग ऑल एंड ऑल कैसी रही है अफगानिस्तान? थैंक यू यासिर भाई। यासिर भाई देखें, बॉलिंग में अगर आपका स्ट्राइक बॉलर अगर विकेट नहीं लेके देगा तो आपकी बॉलिंग जो स्ट्रगल करेगी। राइट, ये बिल्कुल सही है। तो गुलबदीन मीडियम पेसर हैं जी, और बैटिंग ऑलराउंडर हैं और बॉलर है। तो उन्होंने 3 आउट तो कर लिए। इनका जो फारूकी जो स्ट्राइक बॉलर है उस हिसाब से वो बॉल या तो फॉर्म में नहीं है, जगह पिक नहीं कर पा रहा, लेंथ नहीं ले पा रहा, बॉल में कोई इसकी स्विंग नहीं देख रहे, बस आके T20 लेवल की बॉल कर रहा है। बिल्कुल ऐसा ही। तो इस वजह से अफगानिस्तान थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही है। लेकिन अफगानिस्तान को मैं एक एडवांटेज देता हूँ कि श्रीलंका ट्रेवल करके आई है लाहौर में मैच खेलने के लिए। ठीक है। अफगानिस्तान का दूसरा मैच जो है ना कंटिन्यू लाहौर में हो रहा है। ठीक है, कंडीशन तो उनको मिल गई है। दूसरी कंडीशन का एडवांटेज एज इस वजह से दे रहा हूँ कि ये तेज खेलते हैं, तो स्ट्राइक रोटेट करते हैं, ये लोग ज़्यादा तेज खेलते हैं, और पावर प्ले हो गया, मार धाड़ पे ज़रा ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन करते हैं ये लोग। 37 ओवर में ये रन चेस करने, तो इनकी बैटिंग तो वैसे ही होगी, कोशिश तो पूरी करेंगे कि चांस लेंगे, ये उस चांस में क्लिक भी कर सकते हैं। यहाँ पे श्रीलंका को बहुत मोहतात होकर खेलना पड़ेगा। वो इस वजह से कि अफगानिस्तान के जब प्लेयर जब हिटे मारना शुरू कर देते हैं तो कंट्रोल में बड़ी से बड़ी बॉलिंग लाइन को तहस नहस कर देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। ये बात हकीकत है। इनके शॉट, इनके प्लेयरों के पास शॉटों की पावर है, पावर है इनकी शॉटों में। तो यहाँ पे जो श्रीलंका के नया बॉल करेंगे तस्कीना, जो इनके कैरम बॉलर है वो करेंगे, दूसरे फास्ट बॉलर फर्नांडो है जो फास्ट बॉलर है वो गेंद करेंगे। तो इनको बहुत लाइन और लेंथ के साथ गेंद करनी पड़ेगी। शॉर्ट गेंद आगे की बॉल को वो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि उनके गुलरेज जो बैट्समैन है, गुलबाज, हाँ वो आएंगे ओपनर, और वो T20 के बेस्ट प्लेयर है अफगानिस्तान के, और वो लूज बॉल छोड़ते नहीं, और फिर बना भी लेते हैं। वो चारों तरफ स्ट्रोक खेलते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे पूरा चांस ले गया अफगानिस्तान के पास, तो आखिरी चांस है। बिल्कुल ठीक है, कि जीतेंगे या पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के ऊपर हैं, और उनको सामने का गेंद जो कंडीशन उनके हक में बन में जो भी आता है वो उसको ले जाते हैं। तो यही उनका टोटल स्टाइल रहा है। जी स्टाइल। अब यहाँ पर ज्यादा रिस्पॉन्सिबली खेलने की जरूरत और नथिंग टू लूज वाली श्रीलंका आई है अभी ना अपने वेदर से खेल के आई है। यहाँ पे वहाँ पे क्लाउडी वेदर था, बारिश हो रही थी, यहाँ पे सूखा हुआ वेदर है लाहौर के अंदर। बिल्कुल ठीक है। तो अफगानिस्तान तो कंटिन्यू यहीं पे खेल रही है, तो ये भी एडवांटेज है। दूसरा, जो वो चाह रहे थे कम ओवर में रन चेस करें तो उसी पे चाहेंगे। तो इनके प्लेयरों में एक हेजिटेशन होती है ना कि अब हमें लंबा खेलें, पीछे से आवाज आएगी भाई तेज खेलना है, तो उसमें बहुत कॉन्फिडेंस फील करेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो ये उनको सूट करता है जैसा भी बात हो रही है। अच्छा, अब आमिर भाई ये फरमाइए कि ये जितनी क्रिकेट अब तक खेली है इन्होंने इस टूर्नामेंट में, इससे पहले भी वनडे के अंदर, उसको थॉरली क्रिटिसाइज़ किया गया और राउंडली क्रिटिसाइज़ किया गया। हर दुनिया के क्रिटिक ने ये कहा कि इनका जो नेचर है वो T20 के हिसाब से तो सही है, बट वनडे क्रिकेट बिल्कुल डिफरेंट है। और वो हमें इस टूर्नामेंट में नज़र आया कि हमने पाकिस्तान की अगर मिसाल दें, जो कि नंबर 1 टीम है, और देना बिल्कुल दुरुस्त भी है, कि बैटर्स ने पहले अगर टॉप ऑर्डर कहीं पे अगर फ्लॉप भी हुआ तो मिडिल ऑर्डर ने उसको संभाला, फिर डाउन ऑर्डर ने आके उसको कंप्लीट किया स्कोर को। लेकिन ये चीज़ यहाँ तो टोटली मिसिंग है। यहाँ तो शुरू से लेकर आखिर तक जो बैटर है उसकी अप्रोच यही है, जैसे अभी फरमा रहे थे अली रज़ा, उनकी ट्रेजेक्टरी में आएगी और वो बल्ला घुमाएंगे उसको, उसका रिजल्ट जो भी हो, लेकिन क्रिकेट ये है। आप फरमाइए। नहीं, बात आपकी दुरुस्त है। देखें, इसमें जितने भी प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं इनको डेफिनेटली कहने की ज़रूरत नहीं है कि जो 3 डिफरेंट टाइप की क्रिकेट हो रही है, आप जब तीनों फॉर्मेट में से किसी भी फॉर्मेट में जाएं
तो आपको अडॉप्टेशन या अडॉप्ट कर लेनी चाहिए वो जो उस इवेंट की या उस मतलब फॉर्मेट की डिमांड जो है। ठीक है, अगर आप ऐसा देखें ना, अगर आप इस तरह से हो कि आप टेस्ट मैच खेल रहे हो T20 के हवाले से अप्रोच के साथ जा रहे हैं तो भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप T20 खेल रहे हैं, वनडे T20 और इसके हवाले से कोई अप्रोच पे आप चल रहे होंगे तो उसके अंदर भी जो है वो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जिस फॉर्मेट को आप खेल रहे हो उस हिसाब से आपने उस फॉर्मेट से अपने आप को अडॉप्ट करके और अपने आप को अप्लाई करके चलना होगा। अगर ये प्रोफेशनलिज्म के अंदर ये चीज़ अगर कैरी नहीं कर सकेगा कोई, तो शायद वो एक अच्छा और अजीम क्रिकेटर या अजीम खिलाड़ी नहीं बन सकेगा। तो उसके लिए उनको कंडीशंस को और फॉर्मेट को बहुत मद्देनजर रख के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब ये फरमाइए कि ये जो टीम है श्रीलंका की, इसको कहाँ रेट करते हैं? क्योंकि ये भी एवरी नाउ एंड देन हम देखते हैं कि सीनियर प्लेयर बाहर हो जाते हैं या फिर कोई कंट्रोवर्सी आती है, फिर यंगस्टर्स का एक बैच बनता है, फिर वो आता है। लास्ट जो हमने T20 फॉर्मेट के अंदर देखा था वो एक एक्सपेरिमेंट था, लेकिन इवेंचुअली उसका रिजल्ट जो था वो उनके फेवर में चला गया, पाकिस्तान हार गया। इस वक्त टीम को कैसा देखते हैं बाय एंड लार्ज? के आपको श्रीलंका की टीम कहाँ नजर आती है कि क्या ये वर्ल्ड कप में कुछ कर सकेगी? ये फरमाइए। अब मुझे देखिए, मुझे नहीं लगता कि श्रीलंका से हम कोई इस दफ़ा कोई स्पार्क जो है ना उनके यहाँ से हमें कोई नज़र आ जाए। देखें, इस वक्त बाज़ दफ़ा सूरत हाल ऐसी होती है कि जो बड़ा एक इशू बना हुआ होता है, श्रीलंका की टीम इस वक्त जिस तरह पाकिस्तान एक काइंड ऑफ कुछ क्राइसिस से गुजर रहा है फाइनेंशियली, वो भी हमसे ज़्यादा क्राइसिस से गुजर होकर बैंकरप्ट हो चुके हैं। मेरी इत्तलात के मुताबिक, जो कि गलत हो सकती हैं, इस वक्त कुछ फैसले जो है ना कॉम्प्रोमाइज्ड भी किए जा रहे हैं सिलेक्शन के अंदर। तो वो जो कॉम्प्रोमाइज्ड है वो क्या है कि वो आपको कहीं ना कहीं से किसी को अकोमोडेट करना होता है टू रन देयर शो। अब उस शो को रन करने के चक्कर में जब आप कॉम्प्रोमाइज करने पे जाएंगे तो डेफिनेटली क्वालिटी जो है ना वो पीछे रह जाएगी। यही चीज़ जो है अफगानिस्तान की टीम के साथ है, क्योंकि उनका भी बोर्ड स्ट्रांग नहीं है, उनके पास भी पैसे नहीं है। तो वहाँ जो उनके जो इंडिविजुअल्स जो लोग हैं वो जो आप काइंड ऑफ स्पॉन्सरशिप करके और दीगर चीज़ों को लेके चलते हैं, तो डेफिनेटली आपको उन्हीं की वजह से वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज उस टीम के अंदर भी प्लेयर नजर आते हैं। तो मुझे इस वक्त वो जो करंट या जो उनकी क्रिकेटिंग स्किल्स है ना, वो ऐसा लगता है कि वो थोड़ा सा मतलब माजी के मुकाबले में पीछे की तरफ है, पीछे की तरफ जा रहा है। तो ये वाकई एक थॉट प्रोवोकिंग सिचुएशन है, क्योंकि ये श्रीलंका के अंदर बड़े टैलेंटेड प्लेयर्स हुआ करते थे और ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। कुशाल मेंडस वगैरह ये तो अभी आए हैं, इससे पहले भी जो हम देखते थे इनके पास लेफ्ट हैंडेड बैटर थे, संगाकारा, जयवर्धने, ये तो खैर बड़े नाम थे ना, उसके बाद भी इनके पास कुछ अच्छे ऑप्शंस आए थे। वेल एनीहाउ, अब बात हो रही है, जैसे लास्टली मैं चाहूँगा इसको थोड़ा सा कंक्लूड कर लें, क्योंकि दूसरी इनिंग अभी शुरू नहीं हुई है, जब होगी तो ज़्यादा बेहतर तौर पर बात करेंगे। क्या नज़र आता है पोटेंशियल, जैसे भी बात हो रही थी, क्योंकि हम अब वर्ल्ड कप की तरफ ज़्यादा तमाम टीमों का फोकस है। लगता है कि कहीं अगर चार्ज मिल गया या इसमें भी आउट ऑफ नोवेयर जीत गए अगर, तो स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बन सकता है। कोई ऐसी उम्मीद है श्रीलंका के लिए? देखिए, श्रीलंका, इसमें कोई दो राय नहीं है कि श्रीलंका सीनियर टीम है अफगानिस्तान से बहुत, और 50 ओवर की क्रिकेट में उनकी परफॉर्मेंस है और उनके पास स्टार प्लेयर भी पिछले आ चुके हैं। श्रीलंका ने हर दौर में जो है ना, हर वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म किया है। अफगानिस्तान तो अभी नहीं आई है और उसमें 50 ओवर में प्रूफ करना पड़ेगा। T20 तक तो सही है, समझ में आती है, अच्छी टीम है। तो श्रीलंका के बारे में ऐसा है कि एशियन विकेटों पे हमेशा उसने परफॉर्म किया है, वर्ल्ड कप भी एशियन विकेटों पे जीता है। बिल्कुल ठीक है, इसमें बिल्कुल ठीक है। हाँ, 2011 के सेमीफाइनलिस्ट, वो फाइनलिस्ट भी थे, सॉरी। हाँ, तो श्रीलंका की टीम हमेशा से जो है ना कोई बीच में आके परफॉर्म कर देती है। इनकी सबसे अच्छी चीज मुझे आज ये लगी कि इनका जो कप्तान है मेंडिस, कुशाला मेंडिस, उसने आज बहुत अच्छी इनिंग खेली, 90 से प्लस रन किया, रन आउट हो गया। किसी टीम का कप्तान अगर परफॉर्म करता है तो वो टीम ना अपर हो जाती है। बिल्कुल सही, ऐसे तो ये उनके लिए अपलिफ्ट होगा। बिल्कुल ऐसा ही। ऊपर के बॉलर भी इनके आउट कर रहे हैं, ऊपर के बैट्समैन भी रन कर रहे हैं। कोई टीम भी अगर इन फॉर्म, अगर उनके ऊपर के 4 बैट्समैन अगर फॉर्म में आते हैं, 2 बॉलर फॉर्म में आते हैं, वो टीम वर्ल्ड कप भी जीत जाती है, चाहे पाकिस्तान हो, इंडिया। ऐसा ही है ना हमारे केस में। ऐसा जिस तरह पाकिस्तान की टीम ने पिछले मैच में इंडिया को हराया, तो श्रीलंका ने भी अभी दोनों मैच, ये पिछला मैच जो है उसको बांग्लादेश को जो हराया था, बहुत ऊपर के बॉलर ने आउट कर दिए थे। इस दफा थोड़े से रन दिखे। तो दोनों टीमें बहुत अच्छी हैं, अफगानिस्तान भी बहुत अच्छी है, बांग्लादेश भी बहुत अच्छी टीम है। ठीक है, नेपाल से कंपैरिजन को नहीं कर सकते, बड़ी टीम है। तो ये मैच तो अच्छा होगा, ठीक है, लेकिन चांसेस मैं समझता हूँ कि कंडीशन है अफगानिस्तान की, लेकिन एक्सपीरियंस जो है श्रीलंका के पास है, क्योंकि श्रीलंका की फील्डिंग भी इनसे बेहतर है,
बॉलिंग क्वालिटी भी इनसे बेहतर है और एक्सपीरियंस भी एक्सपीरियंस भी, जिसको वो बिल्कुल ही यूज़ करेंगे। बिल्कुल ठीक है, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। थोड़ी सी बात हो जाए, ये बारिश की वजह से जो मैच कल मुतासर हुआ, और नेपाल की टीम ने अपनी तरफ से तो पूरा काम किया, अच्छा स्कोर सेट कर दिया था, एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि इतने रन्स करेंगे। इंडिया के मेरे ख्याल में बॉलर्स के लिए और उनकी परफॉर्मेंस पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया। और चलें, स्टार्ट अच्छा था, वन साइडेड मैच हुआ, इंडिया ने बैटिंग में डोमिनेट किया, लेकिन बॉलर्स जो हैं उनके, अब उनके ऊपर उनका मीडिया जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर रहा है। चाहूँगा ज़रा यहाँ से थोड़ी सी बात की जाए कि इंडिया की जो बॉलिंग अटैक है और उनको बड़े सीरियस कंसर्न भी हैं उसके ऊपर, कैसा नज़र आ रहा है, फरमाइए। नहीं, जिस चीज़ की तरफ आपने निशानदही की है मैं उससे फुली एग्री करता हूँ कि इस वक्त जिस तरह से हम एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं ना कि स्ट्रेंथ एक्सपोज हुई है बॉलिंग की इंडिया की, बिल्कुल, कि अगर नेपाल जैसी टीम जो पाकिस्तान के खिलाफ बिल्कुल ही लेट गई थी और इंडिया के खिलाफ उसने ऑलमोस्ट डबल रन्स कर दिए और अपना थोड़ा सा करंट दिखाया। उनका एक बैट्समैन जो है वो 50 के करीब जाके 48 रन पे शायद बिल्कुल आखिरी 1-2 बॉल पहले आउट हुआ। तो वो जो एक चीज़ है यट अगेन, वैसे तो ट्रेडिशनली अगर आप देखें तो इंडिया के पास कभी भी एक वक्त में 5 अच्छे बॉलर नहीं रहे, 4 अच्छे बॉलर नहीं रहे। ये ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज, हाँ 1-2 बॉलर उनके हर दौर में अच्छे रहे। कभी कपिल देव अच्छी कर रहे हैं, कभी श्रीनाथ हैं, कभी जहीर खान है, तो कभी कोई है, कभी बुमराह, तो इस तरह। तो इस वक्त जो उनकी सिचुएशन है बॉलिंग, मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा उनको मतलब बैटिंग की जो परफॉर्मेंस है, जो उनकी स्ट्रेंथ है वो कवर करती है। अदरवाइज बॉलिंग में इतना दम नहीं है कि वो दूसरी टीम को आउट कर सकें और उसको जो है वो दबाव में ला सकें। तो ये इस वक्त सिचुएशन बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, अब थोड़ी सी जैसे कल की ही मैच की बात हो जाए तो बारिश की वजह से मैच मुतासिर हुआ, और आने वाले मैच के हवाले से जो फोरकास्ट थी कोलंबो के अंदर, इनफैक्ट वो ये कि बारिश बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, और इस सीज़न में बारिश ज़्यादा होना अनयूजुअल नहीं है। हैविंग सेड दैट, अब अगर वहाँ पे मैचेस नहीं होते और एशियन क्रिकेट काउंसिल के पास जब ये भेजी गई रिक्वेस्ट के इसको रिकंसिडर करें, दूसरे वेन्यू पे आप इसको कर सकते हैं, और एक दिन पहले तक ये बात आई कि हाँ जी ऐसी कंसिडरेशन में है बात कि इसको चेंज किया जाएगा, फिर आउट ऑफ नोवेयर आज जो खबर आई उसके बाद सब चेंज हो गया। तो ये आपके ख्याल में अब क्या क्रिकेट बोर्ड्स के अंदर क्या प्रोफेशनल डिप्लोमेट्स को हायर करना पड़ेगा? ये आपके ख्याल में जो क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन है वो इतना पावरफुल होना चाहिए कि वो कहीं पे स्टैंड ले सके और कुछ डिलीवर कर सके? ज़रा फरमाइएगा। देखें, मैं समझता हूं कि ये पावरफुल कोई भी बंदा लाके, डिप्लोमेट या किसी को भी आप लाके बैठा दें, शायद रिजल्ट नहीं निकलेगा। लेकिन ठीक है, उसका जो बुनियादी रीज़न मेरे जहन में आता है वो ये आता है कि हम मेरिट पे तो फैसले कर ही नहीं रहे जी। हम जो फैसले कर रहे हैं वो पोलिटिसाइज्ड होके कर रहे हैं, और ऐसा लगता है कि जो एक पाकिस्तान के खिलाफ जो एक जिस तरह से लॉबी दुनिया भर में काम कर रही है क्रिकेटिंग उसके हवाले से, और डेफिनेटली इंडिया उसका एक रोल है, एक पार्ट है। तो इंडिया जो है वो बेसिकली जो है वो और आप अगर इस वक्त बात करें तो आईसीसी को तो छोड़ दें, इस वक्त एसीसी की बात करें तो वो भी, उसके अंदर भी इंडियन लॉबी का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, और कितने बोर्ड हैं कि जो उनके ताबे हैं एक तरह से, और जो उनके खिलाफ ना उठ सकते हैं ना कोई बात कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई आप डिप्लोमेट लेके आ जाएं, कोई स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी लेके आ जाएं, कोई अच्छा डिबेटर लेके आ जाएं, कोई भी रिजल्ट आपको प्रोड्यूस नहीं करके दे सकता जब आपने एक तय कर ली हो बात कि आपने किसी भी तरह से जो है वो मामलात को पाकिस्तान के हक में जाने नहीं देना है। बिल्कुल ठीक है। तो ये एक मेरी छोटी सी अंडरस्टैंडिंग है कि ये पॉलिटिसाइज्ड है, मेरिट पे डिसीजन नहीं हो रहा है। मेरिट पे होते तो ये टूर्नामेंट शिफ्ट ही नहीं होता कराची से या पाकिस्तान से। बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना बात ये सारी। लेकिन हम लोग जो हमारा जो हमेशा से तरीका रहा है, मैं देख रहा था ज़का अशरफ साहब, जो राजीव शुक्ला और रॉजर बिनी साहब जो यहाँ पर आए हैं, और उनको जिस तरह से हाथ पकड़ पकड़ के इशारे कर रहे थे, और आज मेरे ख्याल में लंच भी एक उन्होंने दिया अपने घर के ऊपर, तो ये अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमें पता है कि यही उसका रिजल्ट निकलना होता है। और यही कुछ हुआ है कि जनाब एक तरफ तो वो यहाँ पर आते हैं, दोस्ती की बात होती है, सब कुछ होती है, लेकिन आखिर में यही नतीजा निकलता है जो आज हुआ है। तो फेलियर कहाँ पे नज़र आता है आज बहुत, क्योंकि जब भी अगर कोई इस तरह का फैसला हो, जब डिसीजन लेने की बात हो, देखिए लॉबिंग की ज़रूरत होती है ना। अफगानिस्तान आपके साथ है, वो कभी भी आपके साथ नहीं होगा किसी भी मौके पर, ना बांग्लादेश आपके साथ है, ना श्रीलंका आपके साथ होता है। जब भी आपके पास इस तरह की सिचुएशन आती है वो हमेशा
वोट आउट कर देते हैं। मैंने एक वर्ड आपके सामने अभी अर्ज किया था ना कि ये जो बोर्ड हैं वो इन्फ्लुएंस्ड बाय डेफिनेटली इंडिया। बिल्कुल ठीक है। तो जब वो तीनों बोर्ड जो हैं वो डिपेंडेंट हैं 100%, यानी 100% डिपेंडेंट है इंडिया के ऊपर। आप पॉलिटिकली भी अगर देखें ना तो इंडिया इनसे ज्यादा करीब है और हम दूर हैं। बिल्कुल ठीक है। चाहे वो बांग्लादेश के साथ आपके सफारती ताल्लुकात हों, अफगानिस्तान के साथ हों, हम बहुत कोशिश करते हैं जी। लेकिन इंडिया हमें बीच में आने नहीं देता। और यही हाल श्रीलंका चूंकि उनके साथ बिल्कुल लगा हुआ है तो वो तो बहुत ज्यादा उनकी बॉन्डिंग है या जो भी समझ लीजिए। तो नेपाल भी आ गया इंडिया के उसमें जी, नेपाल भी कह रहे हैं वो उसके साथ ही उसकी लगा वजह हुआ ये है। होती है कि सबको आईपीएल के अंदर जो है वो नेपाल में सारे कोचेज जो है प्रीमियर लीग के अंदर एक्सपोजर लेना होता है, वो तो अंडरस्टूड है जी। तो ये चीजें जो है ना बेसिकली क्रिकेट से ज्यादा जो है वो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड हैं और उसके अंदर मुझे नहीं लगता कि किसी किस्म की भी कोई लॉबिंग वाला फैक्टर जो है ना वो बहुत ज्यादा कामयाब हो सकता है। देखिए आपने अभी एक बात की कि कोई ऐसी पर्सनैलिटी लाएं जो डिप्लोमेट हो या कोई इस तरह का स्ट्रांग बंदा हो, तो हम तो लाने की बात कर रहे हैं। इंडिया ऑलरेडी उसके ऊपर काम कर चुका है और कर रहा है। सारी दुनिया में अगर उसने क्रिकेट से हटकर भी दूसरे मैदानों में अपनी अगर पोजीशन बनाई है तो वो उनकी एक स्ट्रांग डिप्लोमेसी है कि उनका जो मतलब ये कि एक तरह से पूरा एक उन्होंने अपना सिस्टम एजुकेशन से लेके हर तरह से लोगों को आगे जो चले तो उसका रिजल्ट आपके सामने है कि हम कितना पीछे रह गए, वो कितना आगे चले गए, ये मानना तो पड़ेगा ना। बिल्कुल ठीक है। अब मुहिब वतनी एक अपनी जगह, लेकिन ये तो चीजें ग्राउंड पर हैं ना, अब तो जो चीजें हैं वो हैं फेलियर हैं और अब एशिया में है कौन कौन? बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, अब नेपाल आ गया। आप एक यूएई को डाल दीजिए, एक आध कोई और एसोसिएट मेंबर ओमान। बिल्कुल ठीक है। तो कहीं पर भी आप आगे देख लें, मैं तो समझता हूं कि शायद यूएई के साथ भी पाकिस्तान से ज्यादा कोई कम ताल्लुकात नहीं होंगे इंडिया के। सही, ज्यादा ही होंगे। तो ये जब सारे फैसले ऊपर से हो रहे हो तो नीचे तो बैठे हुए मोहरे जो हैं वो उनको तो सिर्फ एक काइंड ऑफ ब्रीफिंग दे दी जाती होगी, एक टास्क दे दिया जाता होगा कि आपने इन लाइंस पे चलना है। लेकिन आनंद भाई, इनजस्टिस कब खत्म होगा? देखिए बड़ी अजीब बात है, पूरी दुनिया में इसके लिए बात ज़रूर होती है लेकिन ऑफिशियली कुछ नहीं होता। इन कमेंटेटर से बैठे होते हैं पूरी दुनिया के, जब वो आईपीएल के अंदर भी हायर कर रहे होते हैं या जब बिडिंग हो रही होती है तो लोग हैरान होते हैं कि टॉप 10 के अंदर T20 क्रिकेट के अंदर जो नाम है वो मोस्टली पाकिस्तानी होते हैं। कहीं शाहीन शाह का नाम होता है, कहीं रिजवान का नाम होता है, कहीं बाबर का नाम होता है, लेकिन कोई एक खिलाड़ी जो है वो इंडक्ट नहीं हो पाता। बात तो जो आपने इस वक्त छेड़ी है वो मेरी बात की आप यानी तस्दीक कर रहे हैं। एग्जैक्टली, आप उसको सेकंड कर रहे हैं कि मेरिट पे फैसले नहीं हो रहे हैं, पॉलिटिसाइज्ड हैं। अगर मेरिट पे फैसले हों तो जब T20 की टीमें बने दुनिया में किसी भी हिस्से में तो कम से कम जिन 3 प्लेयरों का आपने नाम लिया टॉप ऑफ द लाइन इनको होना चाहिए बिडिंग के अंदर। ये वहां पे प्रीमियम जो उनकी कैटेगरीज हैं उसके अंदर प्लाटिनियम कैटेगरी के अंदर जो है इनका नाम होना चाहिए था। लेकिन चूंकि फिर येट अगेन फैसले जो है वो गवर्नमेंट और पॉलिटिसाइज्ड हैं तो उसके अंदर मेरिट पीछे रह जाता है, पॉलिटिक्स आगे आ जाती है। आपने कहा कि कैसे इनजस्टिस खत्म होगा, तो मैं ये समझता हूं कि इनजस्टिस खत्म करने का सिर्फ एक तरीका है और वो तरीका यह है कि जो कमजोर है वो मजबूत हो, यानी पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान मजबूत होगा, हम ये नहीं कहते कि इंडिया कमजोर हो जाए, कम से कम मेरी ये सोच नहीं है, लेकिन हम बराबरी यहाँ स्टैंड ले सकते थे। सवाल ये पैदा होता है क्योंकि बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि जब ये वेन्यू चेंज होने की बात हो रही थी जी, आप स्टैंड तो लेते। अब आप जरा देखें कि आपके पास हो ये रहा था कि आपको पता नहीं था कि सेठी साहब आपका केस जो है वो टेकअप करेंगे या ज़का अशरफ साहब करेंगे, चार्ज उन्होंने लेना है, आपका चेयरमैन कौन है, निगोशिएशंस पे कौन जाएगा, आपको नहीं पता था। यकीनी तौर पे यही तो सारी चीजें हैं कि हमारी कमजोरियां हैं ना, सिस्टम की कमजोरियां हमारी हैं, इसे लेके बहुत सारी कमजोरियां जिसका फायदा जो है इंडिया उठाता है। लेकिन बात ये थी कि अगर आपने अपनी कोई हैसियत मनवानी थी तो आपने सर नहीं झुकाना था जी। इस केस में तो कम से कम नहीं, किसी केस के अंदर भी जो जहां जैसे पाकिस्तान से कैसे वो मूव कर रहा है, इंडिया कर रहा है ना जी। भाई ज्यादा क्या होता है, आप एक इवेंट नहीं खेलते लेकिन एक स्ट्रॉन्ग मैसेज कन्वे होता है टू द इंटायर वर्ल्ड कि भाई इतने खुददार लोग मौजूद हैं कि जिन्होंने कहा कि हमारी बारी थी, हमारा हक था, अगर कोई सियासी बुनियादों पे हमारा हक हमसे छीन रहा है तो ठीक है छीन ले, वो ताकतवर है, लेकिन फिर हम उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। ये जो हाइब्रिड सिस्टम जो आया इस टूर्नामेंट के अंदर कि कुछ इधर कुछ उधर, ये नहीं होना चाहिए था। आप क्या लूज करते, आप चंद मतलब पेनीज को लूज कर जाते एडवर्टाइजमेंट के हवाले से, किसी और हवालों से, अब मुल्क की सूरत हाल के हवालों से आपको कुछ पॉलिटिकल कोई जो है वो इशू बना दिया जाता। लेकिन जो इज्जत और एहतराम आपको सर उठा के मिलता है और वो सर झुका के नहीं मिलता। वर्ल्ड नंबर 1 आप बन चुके थे और अगर कोई भी टूर्नामेंट वो करवाएं, अच्छा कल आप बिड करते हैं वर्ल्ड कप के लिए जी,
और वर्ल्ड कप के अंदर इंडिया या कोई और मुल्क कहे कि नहीं जी मैं नहीं आ रहा, तो क्योंकि उसको पता है कि ये जब एशिया कप के लिए सर झुका सकते हैं तो इस इवेंट के लिए भी झुकाएंगे कि जी हमारे मैचेस नेपाल में रख दो, तो वहां आप खेलने चले जाएंगे। लेकिन यहाँ आपको मतलब एक इनिशिएटिव लेना होता है। ठीक है। आप कमजोर से कमजोर भी अगर कोई शख्स होता है, इवन कोई जानवर भी अगर आप देख लें, जब उसके खिलाफ जो है वो जैसे माँ का किरदार होता है कि अपनी औलाद के लिए वो बिल्ली जो है वो कुत्ते से लड़ जाती है, शेर से लड़ जाती है, तो आप सर तो उठाओ, खुददार तो बनो। हमें मालूम है हम कमजोर हैं, हम तो नहीं कह रहे हम ताकतवर हैं, हम तो बराबरी नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब तक आप इनिशिएटिव नहीं लेंगे, जब तक आप उस पर कोई अपना एक फर्म जो है स्टांस नहीं पेश करेंगे, उस वक्त आपके साथ यही होता रहेगा और आपको लोग उठा उठा के आपकी चीजों से आपको जो है ना पीछे फेंकते रहेंगे, तो आपके हक हैं, आपसे महरूम करते रहेंगे दूसरे लफ्जों में। बिल्कुल ठीक है। तो ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये आज टॉप ट्रेंड भी यही है, जो मुख्तलिफ सोशल मीडिया कम्युनिटीज हैं वहां पर यही बात हो रही है। एक जुमला मुझे आप कहने की इजाजत दीजिएगा, इंडिया अगर एशिया कप खेलने नहीं आ रहा था ना, तो पाकिस्तान को ये कहना चाहिए था हम इंडिया वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएंगे। क्या होता? और ये बात यहीं पे यकीनन बड़ी मुश्किल बात है, इट्स हार्ड टू स्वालो। बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं ऐसा नहीं होता, लेकिन अब उनको समझ में आएगा कि उस वक्त जब ये बात की जा रही थी तो ये सही था कि आप इसके ऊपर स्टैंड स्टिल करते, तो उनको फिर आगे वो सोचने पे मजबूर होते। ये जो फैसला वेन्यू चेंज करने का भी हुआ है, अच्छा पहले जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कहा कि जी हो जाएगा ऐसा, उन्होंने एक ईमेल जनरेट की जिसका रेफरेंस दिया गया, फिर ऑल ऑफ अ सडन उन्होंने अपना फैसला वापस लिया। इसका मतलब ये है कि जिनसे डिक्टेशन लेते हैं उन्होंने उनको कहा कि ऐसा मुमकिन नहीं है, तो उन्होंने अपना फैसला तब्दील कर दिया। अली भाई फरमाइए। देखिए आमिर भाई की बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि इंडिया ने इतनी पॉलिटिक्स का नीति कर ली, लेकिन वो पैनिक हुआ हुआ है। पाकिस्तान ने बहुत स्ट्रांगली मैसेज दिया है। 2022 का वर्ल्ड कप के पाकिस्तान सेमीफाइनल में अनबीटन था, जो हार गया ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया वो वर्ल्ड कप जीत गया। उसके बाद एशिया कप में मैसेज दिया पाकिस्तान ने, फाइनल खेला। पिछला लास्ट वर्ल्ड कप जो हुआ ऑस्ट्रेलिया में, पाकिस्तान वहां भी फाइनल खेला। तो इंडिया कोशिश तो पूरी कर रहा है, लेकिन ग्राउंड में फाइट नहीं कर पा रहा पाकिस्तान से। ये बहुत अच्छा साइलेंट मैसेज दे रहा है पाकिस्तान। आमिर भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। टीम तो स्ट्रॉन्ग कर ली हमने, लेकिन हमारे जो पीछे बोर्ड है, बोर्ड में कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने पड़ेंगे। लेकिन एंड रिजल्ट क्या है अली मेरे भाई? बात ये है कि एंड रिजल्ट ये है कि आपके फेवर में कोई चीज़ नहीं जा रही। देखें आपकी टीम स्ट्रॉन्ग है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आपको देना है, उसका तरीकाकार क्या हो सकता है, इसके ऊपर बात हो रही है। अब इसके अलावा क्या किया जा सकता है? देखें अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शुरू में हमें इम्पॉसिबल नज़र आती हैं, उस वक्त बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि जी अगर ऐसा नहीं होता, क्रिकेट खेलना ज़रूरी है, खेल को सियासत से, ये बात सब समझते हैं, लेकिन आखिर में ये होता है जो इंडिया चाहता है जी, और वो उसको किसी भी उसके पॉलिटिकल माइलेज के लिए वो कर रहा है या जो भी कर रहा है, लेकिन आपका मैसेज आप क्या दे रहे हैं ये तो बताइए। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जब आप घरों पे बुलाकर दावतें खिलाएंगे तो फिर तो लोग सोचने पे मजबूर होंगे कि आप, ऐसा लगता है कि भिज जाते हैं उनके आगे। और जो मैंने जो सोची हुई थी बात की, आमिर भाई ने बिल्कुल सही बोला कि पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान क्लियर है। पूरी दुनिया के, ऑस्ट्रेलिया बड़ी टीम है, इंग्लैंड बड़ी टीम है। नहीं अब तो आप प्लेज कर चुके हैं ना, अब तो आपको एनओसी जारी कर दी गई है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, जो पिछली सारे उन्होंने जाते जाते क्लियरेंस भी दे दी है ना। अब तो उन्होंने सर्वे तो वहां आप कोई फैसला करते हैं, वेट एंड सी पे रखते हैं ना। हाँ, उसी पे मैं आ रहा हूँ कि पाकिस्तान को मैसेज देना चाहिए था, क्योंकि देखें हमने अगर स्ट्रांगली मैसेज नहीं देंगे कि इंडिया अगर हमारे उसमें एशिया कप खेलने नहीं आ रहा तो आप भी वर्ल्ड कप में नहीं जाते। देखिए वर्ल्ड कप पूरा वर्ल्ड कप नहीं होता, 80% टीमें होती। पाकिस्तान स्ट्रांग है, बिल्कुल है, आईसीसी ट्रॉफी जीता हुआ है, वर्ल्ड कप जीता हुआ है, T20 चैंपियन है, उसको एक तरफ भी रख दें, इस वक्त तो वर्ल्ड नंबर 1 है, सबसे पुरानी टीम है जो हिस्ट्री में क्रिकेट की है। ऑस्ट्रेलिया के बाद और इंग्लैंड के बाद तो पाकिस्तान इंडिया इकट्ठी खेलनी शुरू हुई है ना, तो सीनियर टीम भी है। तो कहती है ना 100% जो पेपर होता है 80% पेपर हो जाता है, जैसे पेपर होता है। तो ऐसे ही जैसे वर्ल्ड कप ये खेलते तो पाकिस्तान मना कर देता, कहता नहीं हमने नहीं खेलना, जब आप नहीं आ सकते हम अब क्लियर दे रहे हैं तो आपको आना चाहिए। तो ये वो वर्ल्ड कप नहीं कहलाता। उसमें कहते नहीं खाने में अगर नमक कम कर दो खाना फीका हो जाता है, पाकिस्तान नमक का काम करता। बिल्कुल ठीक है। तो ये बोर्ड की गलती है, क्या गलती मुझे नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने बहुत ही स्ट्रांग मैसेज, साइलेंट मैसेज दे दिया कि हम ग्राउंड में तो यूनिटी है हमारी। बोर्ड को भी ऐसा चाहिए कि वो स्ट्रांगली जो है ना, ऐसा कोई इनको मतलब सिस्टम में इस तरह बात करनी चाहिए कि हम जो है ना
खेलना चाहते हैं आपसे, आप आओगे वेलकम, हम भी जाएंगे। ऐसी बात नहीं कि पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान एक मरतबा इंडिया अगर एंट्री आगे खेले, देखिए सारे प्लेयर का ड्रेसिंग रूम में ना बहुत अच्छा माहौल है। इंडियन पाकिस्तान का एक जबान, एक खाना, एक कल्चर, एक स्टाइल से खेलना, एक जैसी विकेटें, हर चीज कंडीशन। बिल्कुल ठीक है। तो यार क्यों नहीं खेल सकते? जैसे एशेज सीरीज इतनी मशहूर है तो पाकिस्तान इंडिया की होनी चाहिए। मेरा जहां तक ख्याल है कि एक स्टेप पाकिस्तान बढ़ाए तो इंडिया को भी एक स्टेप बढ़ाना चाहिए। इनकी क्रिकेट दोबारा से आबाद होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, ये वजह है। बिल्कुल ठीक है। गुफ्तगू जारी रखते हैं, एक छोटी सी ब्रेक यहाँ पर मैंने लेनी है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इस डिस्कशन को जारी रखेंगे। आप देखते हैं हमारा प्रोग्राम। वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और ब्रेक पे जाने से पहले डिस्कशन हमारी जारी थी, बात हो रही थी एशिया कप के हवाले से और जो ख़बरें अब तक आई हैं आने वाले मैचेस के हवाले से जो कोलंबो में होना थे, क्योंकि वेदर कंडीशंस वहाँ पे ठीक नहीं है क्रिकेट के लिए इस वक्त, और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और ये अनएक्सपेक्टेड नहीं है इस सीज़न के अंदर वहाँ पे इस तरह की बारिश होती है। अब देखना ये है कि आने वाले वक्त में जो है वो क्या इसके हवाले से किया जाता है, क्योंकि अभी जो खबर आई है जिसके ऊपर आज बहुत ज़्यादा बात हो रही है वो ये कि जो वेन्यू चेंज करने की बात हो रही है एशियन क्रिकेट काउंसिल की जानिब से जो है वो ये क्लियर इंडिकेशन आ चुकी है कि ये वेन्यू तब्दील नहीं होगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इसके ऊपर जो करवाई जाए और इसके ऊपर एक हंगामी इजलास बुलाया जाए जिसके बाद ये फैसला किया जाए, और यही मौजू ज़ेर बहस था। दूसरी तरफ इब्तिदा में बात हुई मैच के हवाले से, जो आज का मैच जारी है अफ़गानिस्तान और श्रीलंका की टीमों के दरमियान, और जो अब से कुछ देर पहले की खबर ये है कि अफ़गानिस्तान ने अपनी बैटिंग का आगाज़ किया। 2 ओवर के अख्ताम पर 10 रन उन्होंने बना लिए बगैर किसी, एक आउट हो चुका है, एक विकेट जो है वो अभी रिसेंटली उनकी गिरी है। तो इसके ऊपर इंशाल्लाह डिस्कशन रहेगी। जी अली रज़ा साहब, कुछ आप कहना चाह रहे थे, जैसे बात हो रही थी वेन्यू चेंज के हवाले से, और इसको कंक्लूड करते हैं कि पाकिस्तान की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इसके ऊपर बाकायदा इजलास बुलाया जाए हंगामी और फिर फैसला किया जाए। तो आपके ख्याल में ज़्यादा देर नहीं हो चुकी ये सारी चीज़ों के लिए? बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि अब तो टाइम भी नहीं है, अगला वर्ल्ड कप खड़ा हुआ है और बस चंद मैचेस रह गए, फिर फाइनल सेमीफाइनल, इसी तरह क्रिकेट है। क्योंकि श्रीलंका की टीम भी यहाँ पे आके खेल ली है। जब श्रीलंका की टीम अपने मुल्क में मेज़बानी छोड़ के जब खेल ली थी, अपने मुल्क में ही खेल ली थी ना, तो वहाँ से इधर आ गई, तो दूसरी टीमों को भी सोचना चाहिए कि हमें खेलना चाहिए। केस स्ट्रॉन्ग था, वैसे केस स्ट्रॉन्ग था। और फिर पाकिस्तान में बारिशों का सिस्टम नहीं है अभी, बिल्कुल ऐसा ही। क्रिकेट का आइडियल वेदर हुआ, आइडियल वेदर है कर, श्रीलंका में नहीं है वैसा, बांग्लादेश में वैसा भी वेदर नहीं है जैसे देखा जाए। पाकिस्तान का बेस्ट वेदर है क्रिकेट का, तो आने में क्या हर्ज है? देखें, हम इंडिया की पब्लिक और पाकिस्तान की पब्लिक चाहती है, स्पोर्ट से बहुत लव है, खास तौर पे क्रिकेट से। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वहाँ के क्राउड से पता चलता है कि वो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। इस तरह सपोर्ट जब इंडिया के खिलाफ नहीं करते, वैसे सपोर्ट करते हैं कि भाई इंडिया पाकिस्तान का फाइनल हो। बिल्कुल ठीक है, ये बहुत खूबसूरती है क्रिकेट की। लेकिन मेरे समझ में नहीं आता कि पाकिस्तान तो कोशिश भी करता है, अभी भी इंडिया अगर दुबई में बोले, कहीं भी बोले, पाकिस्तान खेलेगा। बिल्कुल पाकिस्तान चाहता है क्रिकेट खेलना, लेकिन इंडिया का समझ में नहीं आता कि वो क्यों ऐसा करते हैं, जबकि उनके प्लेयर भी चाहते हैं हम खेलें पाकिस्तान से। क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ जो लड़का प्लेयर सेंचुरी करता है तो वो हाईलाइट हो जाता है, कोई बॉलर आउट कर देता है, भले वो दूसरी टीमों के खिलाफ परफॉर्म करे, बड़ी परफॉर्मेंस करे, इंडिया पाकिस्तान को पूरा, पाकिस्तान और इंडिया तो पूरा दिखता है मैच। बिल्कुल ठीक है। तो उधर के 10 रन भी जो है ना 50 रन के बराबर है। क्रुशियल अगर 10 रन आपने कर दिया, 2 विकेट ले ली, तो ये वाकई स्टार बनते हुए भी देखे और स्टार से नीचे आते हुए देखे। ठीक है, वो समहाउ इसको कहीं ना कहीं रियलाइज ज़रूर करते होंगे, लेकिन प्रॉब्लम हमेशा से ये रही है कि वहाँ पे जो भी हुकूमत बनती है ना, वो एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट के ऊपर कामयाब होती है। अभी बड़ी अनफॉर्चुनेट है इस रीजन की और उस मुल्क की भी कि वहाँ पे हमेशा इस चीज़ पे वोट लिए जाते हैं। तो वहाँ की हुकूमतें इसको अचीवमेंट कंसीडर करेंगी कि हमने पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेला और उनको अलाउ नहीं किया या उनकी तरफ नहीं गए। तो जब तक ये सिलसिला चलता रहेगा वहाँ पे ये सूरत हाल, क्रिकेट को बहुत नुकसान हो रहा है। नहीं, क्रिकेट को इवेंचुअली सबसे ज़्यादा जो इसमें नुकसान है ना बाय एंड लार्ज, वो इंडिया को खुद को है। क्योंकि वजह यह है कि आपको बेहतरीन मौका था कि अगेंस्ट वर्ल्ड नंबर 1 टीम के आप खेलते और वर्ल्ड कप के लिए एक बेहतरीन प्रैक्टिस थी। यही बॉलर्स अगर इनके खिलाफ, अगर इन विकेटों पे आप सर्वाइव कर जाते या इनके खिलाफ अगर आप अच्छा वो खेलना लग जाते, तो आपकी वर्ल्ड कप की इससे अच्छी तैयारी नहीं हो सकती। तो इसमें जो नेट लूज़र है ना, वो इंडिया ही है
ये तो खैर उनको देर से समझ में आएगी। आमिर भाई लास्टली अब मैं चाहूँगा ज़रा इस हवाले से बात हो जाए। मेरे ख्याल में अब सिलसिला जैसे आपने वो जिसकी निशानदेही की चलता रहेगा, लेकिन एक चीज़, एक सवाल आता है जहन में, कब तक ये सिलसिला चलेगा? आपके पास आपका जो स्ट्रक्चर है वो है कैसा? ना आप इलेक्शन करवाने के लिए तैयार होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ किस जगह रखा हुआ है नहीं पता, कभी रमीज़ राजा जैसे लोग आ जाते हैं, कभी कोई लोग आ जाते हैं। विद ड्यू रिस्पेक्ट, नजम सेठी साहब एक बहुत ईमानदार आदमी है, यकीनन बहुत अच्छे आदमी है, लेकिन क्रिकेट उनका काम नहीं है। इसी तरह लाइकवाइज ज़का अशरफ का काम नहीं है, और बहुत सारे दीगर इशूज़ हैं। तो अब कैसे आप एक सिस्टम लेकर आएंगे? एक आपके पास इंडिपेंडेंट स्ट्रॉन्ग बॉडी तब आएगी जब आप इलेक्शन कंटेस्ट करवाएंगे, जिसके लिए आप तैयार नहीं हैं। ये एक ऐसा अलमिया है कि आप जानते हैं कि न सिर्फ क्रिकेट बल्कि हर इदारे के अंदर जब भी कोई नई हुकूमत आती है वो चाहती है कि वो अपने लोगों को वहाँ पे उनको डिप्लॉय करे या उनको प्लांट करे और फिर अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करवाने के लिए उनको इस्तेमाल करें। ये कैसे मुमकिन है कि एक आदमी मेरिट पे आए और वो किसी पॉलिटिकल फिगर की बात सुनकर उसको जायज़ को नाजायज़ करने चला जाए? ठीक है, उसकी नाजायज़ बात को मानेगा वो जो जिसको उसने मौक़े मुहैया किए होंगे। मिसाल के तौर पे ऐसा मुमकिन है कि अगर किसी सियासी जमात से ज़का अशरफ का ताल्लुक़ है और वो उस सियासी जमात ने उनको चेयरमैन लगवाया है तो उनके सियासी जमात के खिलाफ वो कोई बात कर जाएं, अगर करेंगे तो शायद वो अपनी कुर्सी पे बैठ नहीं सकेंगे। ठीक है, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। जो हमारे यहाँ ये एक मतलब कल्चर डेवलप हो चुका है, और बात सिर्फ ज़का अशरफ की सियासी पार्टी की नहीं है। ज़का अशरफ से पहले भी जो अगर आप रिसेंट पास्ट में देख लें या हिस्ट्री को उठा के देख लें, चाहे नजम सेठी साहब हों चाहे रमीज़ राजा साहब हों, ये सब पॉलिटिकल एसोसिएशन या उन पार्टियों की वजह से जो है बिल्कुल सही कहा उसका बिल्कुल ये जो है वो आए। बाकी हम कितनी ही बातें करते रहे कि जी वो न्यूज़पेपर के अंदर आ गया था और हमने यूँ कर दिया और एडवर्टाइजमेंट दिया तो एप्लीकेशन इनकी आई और उस पर डिसीजन हुआ है, ये आपको पता है और मुझे भी पता है कि इस बदनसीबी है हमारी। ये सब एक आई वॉश या क्या कहेंगे उसको कि ये क्या चीज़ है। तो इस वजह से मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग इस सिस्टम के अंदर तो कोई बेहतरी नज़र नहीं आती। बेहतरी अगर आपको लानी है ना, एक इदारा तो क्या पूरे पाकिस्तान में पूरी दुनिया में बेहतरी आए जब आपका पॉलिटिकल सिस्टम ठीक हो, वहाँ पे मेरिट हो, वहाँ पर जो है चीज़ें जो है वो पॉजिटिव ली जाती हों, और हर इदारे हर महकमे के अंदर करप्शन से लेकर दूसरी चीज़ों को ख़त्म करेंगे तो ये मामला आगे चलेंगे। अदरवाइज़ मुझे ये क्रिकेट तक महदूद ये एक्टिविटी या सियासत नज़र नहीं आती। बिल्कुल ठीक है, ये आगे भी आपको नज़र आएगी और बिल्कुल ऐसा ही कुछ है। बहरहाल ये ना चाहते हुए भी क्रिकेट से हट के बात करनी पड़ती है, क्योंकि ये जितने भी इश्यूज़ हैं सब पॉलिटिकल हो चुके हैं, और क्रिकेट के ऊपर बात होनी चाहिए थी। हम सोचते कि अच्छे वेन्यूज़ के ऊपर मैचेस होते, पाकिस्तान से अच्छा वेन्यू जैसे भी बात हुई है नहीं था। एशिया कप के लिए बेहतरीन कंडीशंस इस वक्त हैं, बेहतरीन सिक्योरिटी है, लेकिन उसके बावजूद बड़ी अनफॉर्चुनेट है कि यहाँ पर मुकाबले नहीं हो पा रहे मुकम्मल तौर पे। बहरहाल इसी के साथ मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ दोनों अपने मौजूद मेहमानों का, आमिर सरफराज साहब का, अली रज़ा साहब का, कि उन्होंने प्रोग्राम में वक्त दिया, शामिल गुफ्तगू रहे। इंशाल्लाह डिस्कशन आगे चलती रहेगी मैच के हवाले से। इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम में और ज़्यादा हमारी बात होगी, वो मैच का रिज़ल्ट क्योंकि उस वक्त तक आ चुका होगा। बहरहाल जाने से पहले एक मैसेज आपको ज़रूर देना चाहूँगा कि अगर आप मैचेस को एंजॉय कर रहे हैं और अगर चाहते हैं कि आपको हर वक्त आपके एक्सेस में ये मैच रहे, लाइव स्ट्रीमिंग रहे, तो उसके लिए करना आपने ये है कि तमाशा एक एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड करना है, और उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको कहीं पे भी आप जाएं मोबाइल फ़ोन के ऊपर आप बासानी ये मैच देख सकते हैं। और प्लस ये कि अगर इंटरनेट में अगर कोई प्रॉब्लम है तो जैज़ आपके लिए एक बड़ी स्पेशल ऑफ़र लेकर आया है, फ्रीडम ऑफ़र इसका नाम है। अगर आप इसको सब्सक्राइब करते हैं तो आप बासानी पूरे महीने के लिए इसको देख सकते हैं। प्लस ये कि फ़ैन्स के लिए एक और बड़ी ज़बरदस्त एक्टिविटी फ़न चल रही है, आप फ़ैन पल्स को जाकर विज़िट कर सकते हैं जैज़ की वेबसाइट के ऊपर, इसको ज़रूर गो थ्रू कीजिए। और यहीं से मैं इजाज़त चाहूँगा, कल इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को दें इजाज़त, अल्लाह ने फ़रमान।